नमस्कार, नेक्स्ट आईएएस हिंदी के छोटी अंक में आपका स्वागत है। आइए आज की पहली न्यूज के ऊपर चर्चा करेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने अपने पेज नंबर 17 पर कवर किया था। डिफेंस सेक्शन की न्यूज है जो कि जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि अमेरिका इजराइल को थर्ड डिफेंस बैटरी सिस्टम भेजेगा। अब थर्ड का पूरा फुल फॉर्म ही है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। अमेरिकी कांग्रेस रिसर्च सर्विस के एक पेपर के अनुसार थर्ड बैटरी में 95 सैनिक, 6 ट्रैक माउंटेड लॉन्चर, 48 इंटरसेप्टर, मॉनिटरिंग रडार शामिल होंगे। थर्ड उड़ान के अपने अंतिम चरण के दौरान एटमॉस्फेयर के अंदर या बाहर शॉर्ट रेंज जिसमें 1000 किलोमीटर तक, मीडियम रेंज जिसमें 1000 से लेकर 3000 किलोमीटर तक और लिमिटेड इंटरमीडिएट रेंज जिसमें 3000 से लेकर 5000 किलोमीटर तक बैलिस्टिक मिसाइल खतरों के खिलाफ तेजी से तैनात करने योग्य क्षमता प्रदान करता है। अब मिडिल ईस्ट में और खतरा बढ़ गया है। आने वाले दिनों में यहाँ पे आपको और अपडेशन देखने को मिल सकता है, इसलिए इस न्यूज पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 6 पर और ये ज्योग्राफी सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 1 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि नॉर्थ ईस्ट मानसून यानी पूर्वोत्तर मानसून ने मंगलवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में दस्तक दी, जिससे राज्य के उत्तरी हिस्सों विशेषकर चेन्नई और उसके पड़ोसी जिलों में भारी बारिश हुई है। भारतीय मानसून एक महत्वपूर्ण क्रिटिकल क्लाइमेट फेनोमेनन है जिसमें मौसमी हवाएं शिफ्ट होती हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप में भारी बारिश लाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून आमतौर पर जून में प्रारंभ होता है जो हिंद महासागर से नमी युक्त हवाएं लाता है और सितंबर तक जारी रहता है। अक्टूबर से दिसंबर तक होने वाला पूर्वोत्तर मानसून दक्षिण पूर्वी भारत को प्रभावित करता है। पूर्वोत्तर मानसून जिसे रिट्रीटिंग मानसून के रूप में भी जाना जाता है, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक होता है ये, और इसकी विशेषता उत्तर पूर्व से चलने वाली हवाएं होती हैं। यह मानसून मुख्य रूप से तमिलनाडु सहित दक्षिण पूर्वी भारत और पूर्वी तट के कुछ हिस्सों को प्रभावित करता है। इस अवधि के दौरान पूर्वोत्तर व्यापारिक हवाएं बंगाल की खाड़ी से नमी लाती हैं जिसके परिणाम स्वरूप वर्षा होती है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 10 पर और ये इकोनॉमी सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि भारत के व्यापार में तेजी से वृद्धि की योजना गुड्स यानी वस्तुओं के कंटेनर युक्त परिवहन के इर्द गिर्द बनाई गई है। हालांकि इसमें एक प्रमुख लॉजिस्टिक अड़चन है। भारत पर्याप्त कंटेनर का निर्माण नहीं करता है। अब बात करते हैं कंटेनर कितने महत्वपूर्ण होते हैं। कंटेनरों को रेल, जहाज और सड़क के माध्यम से निर्बाध रूप से लाया जा सकता है। इसने ट्रांसपोर्टेशन टाइम, पोर्ट डिले आदि को तेजी से कम करके विश्व व्यापार में क्रांति लाने का कार्य किया है। भारत ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न बंदरगाहों से कंटेनर हैंडलिंग क्षमता बढ़ाने की मांग की है। बधावन और गैलेथिया खाड़ी बंदरगाहों के साथ साथ मल्टी मॉडल भारत, मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे जैसे महत्वाकांक्षी नए उपक्रम कंटेनरों के इर्द गिर्द बनाए गए हैं। भारत का कंटेनर मार्केट वर्ष 2023 में 11.4 मिलियन TEU यानी 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट से वर्ष 2028 तक दोगुना होकर 26.6 मिलियन TEU होने की उम्मीद है। सरकार ने कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और प्राइवेट प्लेयर के बीच PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में या सीधे प्राइवेट प्रोडक्शन PLI यानी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना के द्वारा कंटेनर बॉक्स के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया पहल को लेकर आई है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 16 पर और ये IR सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। चीन द्वारा ताइवान के आसपास बड़े पैमाने पर अभ्यास किए जाने और एक चीनी जहाज के फिलीपीनी गश्ती नाव से टकरा जाने के बाद मंगलवार को हजारों अमेरिकी और फिलीपीनी सैनिकों ने उत्तरी और पश्चिमी फिलीपींस में संयुक्त अभ्यास शुरू किया। वार्षिक कमांड डाग या बेनम एक्सरसाइज फिलीपींस के मुख्य मेन आइलैंड लुजोन के उत्तरी तट की रक्षा पर केंद्रित हैं, जो स्वशासित ताइवान से लगभग 800 किलोमीटर दूर स्थित है। अमेरिका और फिलीपींस प्रत्येक में लगभग 1000 प्रतिभागी हैं, जबकि ऑस्ट्रेलियाई, ब्रिटिश, जापानी और दक्षिण कोरियाई सेना की छोटी संख्या भी भाग ले रही है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था अपने पेज नंबर 17 पर और ये साइंस एंड टेक सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि मुंबई पुलिस ने कंफर्म किया है कि एनसीपी लीडर और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में 3 आरोपियों में से एक धर्मराज कश्यप माइनर यानी नाबालिग नहीं है। ऑसिफिकेशन टेस्ट यानी अस्थि टेस्ट एक मेडिकल जांच होती है जिसका उपयोग बोन डेवलपमेंट एंड फ्यूजन यानी हड्डी के विकास और संलयन की डिग्री का आकलन करके किसी व्यक्ति की उम्र का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। यह प्रक्रिया ऑसिफिकेशन पर निर्भर करती है, जहां व्यक्ति के बढ़ने के साथ साथ उपास्थि धीरे धीरे हड्डी के टिश्यूज में बदल जाती है। परीक्षण के दौरान कलाई, कोहनी, कॉलर बोन या पेल्विस जैसी
स्पेसिफिक बोन यानी विशिष्ट हड्डियों के एक्सरे लिए जाते हैं। फिर इन एक्सरे का विश्लेषण करके हड्डी के विकास के चरणों का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। ऑसिफिकेशन टेस्ट आमतौर पर कानूनी या फॉरेंसिक संदर्भों में लिए जाते हैं, विशेषकर ऐसे मामलों में जहां किसी व्यक्ति की उम्र के विषय में अनिश्चितता या विवाद होता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था और ये हिस्ट्री सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 1 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 17 अक्टूबर को सुबह करीब 10 बजे विज्ञान भवन नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस और पाली को क्लासिकल लैंग्वेज यानी शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता देने के समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। अभिधम्म दिवस भगवान बुद्ध के अभिधम्म की शिक्षा देने के बाद स्वर्ग से अवतरण की याद में मनाया जाता है। हाल ही में पाली को 4 अन्य भाषाओं के साथ क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में मान्यता दिए जाने से इस वर्ष के अभिधम्म दिवस समारोह का महत्व और बढ़ गया है, क्योंकि भगवान बुद्ध की अभिधम्म की शिक्षाएं मूल रूप से पाली भाषा में उपलब्ध हैं। देखिए, पाली उस समय की गौतम बुद्ध के समय की आम लोगों की भाषा हुआ करती थी, क्योंकि संस्कृत इलीट यानी उच्च वर्ग के लोगों की भाषा होती थी। तो गौतम बुद्ध ने आम लोगों को संबोधित करने के लिए पाली भाषा चुना। पाली भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिए जाने से इसका महत्व और बढ़ गया है। एक बार आर्ट एंड कल्चर में जाके पाली भाषा को और रिवाइज कर लीजिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। आज की लास्ट न्यूज है हम लोगों की, इसको ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था और ये साइंस एंड टेक सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि राष्ट्र डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करता है। इसी दिन वर्ष 1931 में पूर्व राष्ट्रपति का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। 16 अक्टूबर 1931 को भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाने जाने वाले डॉक्टर अबुल पाकिर जैनालुद्दीन अब्दुल कलाम ने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता हासिल की और भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को विकसित करने के लिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे इसरो के लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम, विशेष रूप से पीएसएलवी कॉन्फ़िगरेशन के विकास के लिए भी जिम्मेदार थे। इसरो में 2 दशकों तक कार्य करने के बाद डॉक्टर कलाम ने स्वदेशी निर्देशित मिसाइलों को विकसित करने की जिम्मेदारी ली और अग्नि एवं पृथ्वी मिसाइलों के विकास और संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। श्री कलाम को सामरिक मिसाइल प्रणालियों के शस्त्रीकरण और पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षणों का श्रेय भी दिया जाता है, जिसने भारत को परमाणु हथियार संपन्न देश बना दिया। साथियों, आज के चोटी अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आइस हिंदी के साथ। धन्यवाद।